हुआवे एक ऐसा ब्रांड है जिसने सिर्फ $5,000 से शुरुआत की थी और टेक इंडस्ट्री में बहुत बड़ा ब्रांड बन गया था। और फिर 2019 में यूएस से मिले बैन के बाद भी ये इस इंडस्ट्री में काफी अच्छे से आगे बढ़ रहा है। तो इस वीडियो में हुआवे की पूरी स्टोरी जानते हैं कि वो कितना बड़ा ब्रांड बना और फिर उन पर यूएस ने बैन क्यों लगाया और बैन लगने के बाद इतने मुश्किल हालात में अपने इनोवेशंस और स्ट्रैटेजीज से वापस रिकवरी कैसे करी। 1987 में शेंजन चाइना में रेन जेंगफाई नाम के एक फॉर्मर चाइनीज मिलिट्री इंजीनियर ने 5 और इन्वेस्टर्स के साथ मिलकर सिर्फ 21,000 चाइनीज येन यानी कि उस समय के हिसाब से सिर्फ $5,000 या फिर 72,000 रुपीज से हुआवे की शुरुआत की थी। और शुरू में हुआवे एक हांगकांग बेस्ड पीबीएक्स वेंडर के लिए सेल्स एजेंट का काम करता था और 1990 में उस पीबीएक्स वेंडर के बिकने के बाद हुआवे को इंडिपेंडेंटली फिर से शुरुआत करनी पड़ी थी। लकीली हुआवे के पास तब तक एक 600 लोगों की R&D की टीम थी जो नए टेलीकम्युनिकेशन प्रोडक्ट्स को डेवलप कर रहे थे और 1993 में उनको अपना पहला ब्रेक थ्रू मिला जब उन्होंने CNC08 डिजिटल स्विच बनाया जो एक 2000 गेट डिजिटल स्विच बोर्ड था। उस समय चाइना का सबसे एडवांस स्विच था और ये रूरल एरियाज में बहुत पॉपुलर था और यहीं से हुआवे की टेलीकॉम वेंडर बनने की शुरुआत हुई थी। और फिर उन्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट भी मिला जिसमें पीपल्स लिबरेशन आर्मी के लिए पहला नेशनल टेलीकॉम नेटवर्क बनाने का मौका मिला। 1994 में रेन की चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी से मीटिंग हुई जिसमें उन्होंने कन्विंस किया कि स्विचिंग इक्विपमेंट नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड है और ये कहा कि किसी देश के पास उनके खुद के स्विचिंग इक्विपमेंट ना होना वैसा ही है जैसा उनकी मिलिट्री ना होना। और इस बात से सेक्रेटरी भी सहमत थे। एक मेजर टर्निंग पॉइंट आया 1996 में जब बीजिंग गवर्नमेंट ने डोमेस्टिक टेलीकम्युनिकेशन मैन्युफैक्चरर्स को सपोर्ट करने की और फॉरेन कॉम्पिटिटर्स को रिस्ट्रिक्ट करने की पॉलिसी निकाली और साथ में चाइनीज गवर्नमेंट और मिलिट्री ने हुआवे को नेशनल चैंपियन के पोजीशन पर प्रमोट किया जिसके साथ नए R&D ऑफिसेज भी खुले। और ये तो इनिशियल स्टेजेस की बात थी। इतना होने के बाद हुआवे को ग्लोबली कई पार्टनरशिप्स मिले। उन्होंने अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और कई देशों में कम्युनिकेशन नेटवर्क्स बनाने शुरू किए और धीरे धीरे हांगकांग के हचिनसन वाम्पुआ, अमेरिकन 3Com और ब्रिटिश वोडाफोन जैसे कई इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ पार्टनरशिप करने का मौका मिला। और साथ में हुआवे ने अपने कंज्यूमर प्रोडक्ट्स भी बनाने शुरू किए। उनका फोन डिपार्टमेंट 2003 में स्टैब्लिश हुआ और 2004 में उनका पहला फोन हुआवे C300 लॉन्च हुआ और फिर 2009 में उनका पहला एंड्रॉइड स्मार्टफोन लॉन्च हुआ। ये फोन्स तो फिर भी उतने पॉपुलर नहीं हुए लेकिन इनसे एक बहुत अच्छी फाउंडेशन सेट जरूर हो गई थी। स्मार्टफोन्स के बाद उन्होंने 2010 में अपना पहला टैबलेट लॉन्च किया। ये भी उतना बड़ा सक्सेस नहीं था क्योंकि इसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स थे और कंज्यूमर को उतने पसंद नहीं आया था। और फिर 2012 में हुआवे को बहुत अच्छी ग्लोबल रिकॉग्निशन मिली उनके S&P1S स्मार्टफोन से जो उस समय के सबसे अच्छे स्मार्टफोन्स को टक्कर दे सकता था। इसमें बहुत अच्छा डिस्प्ले और काफी स्लिम फॉर्म फैक्टर था जो बहुत लोगों को पसंद आया था। और इसने एक्चुअली वर्ल्ड वाइड कितनी अच्छी टक्कर दी थी वो मैं थोड़ी देर से बताता हूँ। लेकिन हुआवे एक के बाद एक बहुत अच्छे हाई एंड और बजट फ्रेंडली स्मार्टफोन्स बनाते रहा और उन सबको ग्लोबली काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा था। और स्मार्टफोन्स के साथ कंज्यूमर मार्केट में और डाइवर्स प्रोडक्ट्स भी लॉन्च किए जैसे कि लैपटॉप, स्मार्ट वॉचेस और उनके बहुत पॉपुलर और इनोवेटिव फोल्डिंग फोन्स भी। और सिर्फ इतना ही नहीं, हुआवे ने स्मार्ट होम डिवाइसेस, ऑटोमोटिव्स, क्लाउड सर्विसेज और ऐसी बहुत सारे टेक रिलेटेड प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बेचना शुरू किया और इस इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम कमाया। और इतने अच्छे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बनाने के लिए और उनमें अच्छा इनोवेशन रखने के लिए हुआवे ने कॉन्स्टेंटली अपने R&D और पेटेंट फाइलिंग के लिए बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट किया है जिसकी वजह से उनके प्रोडक्ट्स में कुछ ना कुछ इनोवेशन जरूर दिखता है। और हुआवे की सक्सेस स्टोरी भी बहुत शानदार है। आज हुआवे में अप्रोक्सीमेटली 2 लाख से ज्यादा एम्प्लॉइज हैं जिसमें से 50% से ज्यादा लोग सिर्फ R&D डिपार्टमेंट में हैं। और इतने सारे इनोवेशन और रिसर्च के बाद प्लस इतने सारे अलग अलग टेक प्रोडक्ट्स के साथ उन्हें कई बड़ी अचीवमेंट्स भी मिली हैं। जैसे 2012 में ही S&P1 के लॉन्च के बाद हुआवे वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर बन गया था और इसी इंडस्ट्री में 2018 तक 200 मिलियन स्मार्टफोन्स बेच चुका था जिससे $122 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट हुआ था। और उसी साल हुआवे ने एप्पल को पीछे किया और वर्ल्ड का 2nd लार्जेस्ट स्मार्टफोन ब्रांड बना। और फिर 2020 में कुछ ही समय के लिए सही सैमसंग को पीछे करके वर्ल्ड का नंबर 1 स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर बन गया। और ये तो स्मार्टफोन्स की बात है। 2012 में ही ये वर्ल्ड का नंबर 1 टेलीकॉम इक्विपमेंट प्रोड्यूसर बन चुका था जिसमें नोकिया, एरिक्सन और सैमसंग जैसे बड़े ब्रांड्स को पीछे करके इतना ऊपर पहुंचा था। और हुआवे 5G ट्रांजिशन के लिए भी बहुत तेजी से R&D में इन्वेस्ट कर रहा था। उन्होंने कई पेटेंट्स फाइल किए और 5G के ट्रायल्स और अर्ली डिप्लॉयमेंट के लिए वर्ल्ड वाइड कई टेलीकॉम ऑपरेटर्स के साथ काम कर रहे थे। फिर 2018 तक हुआवे ने अपने लिए बहुत अच्छा 5G नेटवर्क्स का पोर्टफोलियो बना लिया था जिसकी कैपेबिलिटीज और कॉस्ट इफेक्टिवनेस बाकी कॉम्पिटिटर से काफी अच्छी थी। इन सब अचीवमेंट्स के अलावा हुआवे ने कई डाइवर्स टेक प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, चाहे वो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हो या फिर एंटरप्राइज सॉल्यूशंस, उन सब में कंटिन्यूअस इनोवेशन दिखाया है जिसने उन्हें ग्लोबल टेक लीडर बनाया। इतना सब अच्छा चल रहा था, फिर एक दिन यूएस ने हुआवे को बैन कर दिया। ऐसा कुछ नहीं हुआ था। बहुत लोगों को अभी भी ऐसा लगता है कि हुआवे बैन एक सडन डिसीजन था,
लेकिन इसके पीछे काफ़ी लंबी कहानी है। मेन स्टोरी ये है कि यूएस गवर्नमेंट के हिसाब से ह्वावे चाइनीज़ गवर्नमेंट के लिए काम करता है और वो अपने इक्विपमेंट से बाकी कंट्रीज़ की जासूसी करता है। और इन एलिगेशंस का मेन रीज़न ये भी है कि ह्वावे के फाउंडर रेन पहले चाइनीज़ मिलिट्री के लिए काम करते थे और बाद में ह्वावे ने सीसीपी और पीएलए के लिए भी प्रोजेक्ट्स हैंडल किए हैं। ये एलिगेशंस तो फिर भी कुछ ही समय से चल रहे थे, लेकिन इनकी शुरुआत 2 डेकेड्स पहले ही हो गई थी, जब सिस्को सिस्टम्स ने ह्वावे के अगेंस्ट एक लॉ सूट फाइल किया, ये कहते हुए कि ह्वावे उनके पेटेंट्स के लॉस को वायलेट कर रहा है और उनके राउटर्स और सिस्टम्स के सोर्स कोड को इलीगली कॉपी कर रहा है। ये केस 2004 में सेटल हो गया था जब ह्वावे ने अपनी गलती मान ली थी, लेकिन यहीं से ह्वावे पर कई एलिगेशंस बहुत सारी कंपनी से लगने शुरू हो गए थे। उन पर मोटोरोला के कुछ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन चुराने का एलिगेशन पड़ा, टी मोबाइल की टेस्टिंग रोबोट की इन्फॉर्मेशन चुराने का एलिगेशन पड़ा, और यहाँ तक ऐसा एलिगेशन जिसके हिसाब से ह्वावे ने एखान सेमीकंडक्टर से डायमंड ग्लास टेक्नोलॉजी चुराने की कोशिश की। और इतने सारे एलिगेशंस पढ़ने के बाद 2018 की शुरुआत से ही यूएस गवर्नमेंट ने सबको ह्वावे और साथ में ZTE के प्रोडक्ट्स खरीदने से मना करना शुरू किया, ये कहते हुए कि इनके प्रोडक्ट से नेशनल सिक्योरिटी का रिस्क है। और फिर धीरे धीरे यूएस के जितने एलाइज हैं उन्होंने भी ह्वावे को रिस्ट्रिक्ट करना शुरू कर दिया। ऑस्ट्रेलिया में ह्वावे को 5G नेटवर्क से बैन कर दिया गया, जापान में ह्वावे को गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट से बैन कर दिया गया, और ऐसे ही यूके, चेक रिपब्लिक और डेनमार्क जैसे देशों में भी ह्वावे को रिस्ट्रिक्ट करना शुरू कर दिया गया। और फिर 15 मई 2019 को यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया जिसमें यूएस गवर्नमेंट के कंसेंट के बिना ह्वावे के साथ बिजनेस करना कंप्लीटली बैन कर दिया गया। और 16 मई 2019 को ह्वावे और उसके सभी एफिलिएट्स को यूएस की एंटिटी लिस्ट में डाल दिया गया, जिसकी वजह से यूएस के टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर का एक्सपोर्ट इन ब्रांड्स के लिए बंद हो गया। ये ह्वावे के लिए बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि अब ह्वावे का कोई भी प्रोडक्ट, ऐसा कोई भी टेक्नोलॉजी यूज नहीं कर सकता था जिसमें थोड़ा सा भी यूएस का टेक शामिल हो। और क्योंकि यूएस टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत आगे है, उनके छोटे से छोटे इक्विपमेंट बहुत सारे प्रोडक्ट्स के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो इसकी वजह से ह्वावे के कई पार्टनरशिप्स खत्म हो गए। सिर्फ यूएस बेस्ड कंपनीज देखें तो अब ह्वावे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल, क्वालकॉम जैसी कंपनीज के साथ काम नहीं कर सकता है, जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टेक प्रोवाइड करते हैं। और कुछ नॉन यूएस कंपनीज जैसे आर्म होल्डिंग, पैनासोनिक और TSMC जैसे बड़े ब्रांड्स भी अपने प्रोडक्ट्स ह्वावे को नहीं भेज सकते हैं, क्योंकि उनके प्रोडक्ट्स में भी थोड़ा बहुत यूएस ओरिजिन टेक्नोलॉजी यूज होता है। अब ह्वावे के फोन्स और टैबलेट्स में गूगल मोबाइल सर्विसेज नहीं मिल सकता है, जो एंड्रॉइड डिवाइसेस के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि GMS से ही एंड्रॉइड के सभी मेजर अपडेट्स और सिक्योरिटी पैचेस मिलते हैं, वो अब नहीं मिल पाएंगे। प्लस गूगल के सभी एप्लीकेशंस जैसे मैप्स, यूट्यूब, जीमेल, वो भी अब ह्वावे के प्रोडक्ट्स में नहीं मिल सकते, एटलीस्ट डायरेक्टली नहीं मिल सकते। तो सिर्फ इतना ही काफ़ी था ह्वावे के फ़ोन्स को पूरी तरह से कस्टमर से दूर रखने के लिए। और ह्वावे के खुद के किरिन चिपसेट्स हैं, लेकिन TSMC ने किरिन चिप्स के प्रोडक्शन पे हॉल्ट लगा दिया था, और उसकी वजह से ह्वावे को थोड़े पुराने चिपसेट्स के साथ अपने नए फोन्स को लॉन्च करना पड़ा था। और चाइनीज सेमीकंडक्टर कंपनीज के पास वो हाईटेक इक्विपमेंट नहीं है जो फ्लैगशिप चिपसेट बनाने के काम आते हैं। उसके लिए एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट लिथोग्राफी मशीन्स की ज़रूरत पड़ती है, जो सिर्फ एक कंपनी के पास है, वो है ASML। एंड ऑफ कोर्स ये टेक भी अब ह्वावे के पास नहीं जा सकता है। कुछ समय बाद थोड़ा पुराना डीप अल्ट्रावायलेट लिथोग्राफी मशीन अलाउ हो गया था, लेकिन वो बहुत आउटडेटेड था। यूएस का मेन ऑब्जेक्टिव चाइना को टेक्नोलॉजी में 8 से 10 साल पीछे रखने का था, इसलिए उन्होंने चाइना पर हर एक रिस्ट्रिक्शन लगाना शुरू किया जिससे उनका टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट स्लो हो सके। लेकिन ये सब ज़्यादा समय तक नहीं चला। यूनाइटेड स्टेट्स को लग रहा था कि वो इस बैन की वजह से चाइना को टेक्नोलॉजिकल फील्ड, स्पेशली सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में 8 से 10 साल पीछे रख सकते हैं। जहां यूएस में स्मार्टफोन्स के चिपसेट 3 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर चल रहे थे, वहीं चाइनीज स्मार्टफोन में शायद 12 या 14 नैनोमीटर का टेक्नोलॉजी एक्सपेक्ट की जा रही थी। लेकिन फिर लॉन्च हुआ ह्वावे मेट 60 प्रो, जो बहुत साइलेंटली लॉन्च हुआ और फटाफट सोल्ड आउट भी हो गया। और इस डिवाइस का टेयर डाउन करके यूएस को पता चला कि जो टेक एडवांसमेंट का गैप वो 8 से 10 साल का एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो सिर्फ शायद 4 से 5 साल का बचा है, या फिर उससे भी कम। इस फोन में किरिन 9000S प्रोसेसर है, जो मोस्ट लाइकली 7 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पे चलता है। इसे ह्वावे के हाई सिलिकॉन ने डिजाइन किया और चाइना के SMIC ने मैन्युफैक्चर किया। चाइना के पास अभी भी EUV लिथोग्राफी मशीन्स नहीं है, जो सिर्फ ASML के पास है। और यूएस भी यही सोच रहा था कि बिना EUV मशीन्स के चाइना ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा, लेकिन सिर्फ DUV मशीन्स की हेल्प से चाइना ने इतने एडवांस रिजल्ट्स अचीव कर लिए। ये देखकर यूएस अब और टेंशन में है कि अगर इतने एडवांसमेंट्स चाइना के स्मार्टफोन्स में हो रहे हैं, तो मोस्ट लाइकली उनके मिलिट्री इक्विपमेंट्स में और एडवांसमेंट्स हो रहे होंगे, जिसका डर उन्हें हमेशा से था। और चाइनीज लोग अपने कंट्री के प्रोडक्ट्स को काफ़ी सपोर्ट करते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न था कि बैन होने के बाद भी ह्वावे का रेवेन्यू बहुत कम नहीं हुआ था। और साथ ही ह्वावे को गवर्नमेंट से भी काफ़ी हेल्प मिली थी। ह्वावे की ओवरऑल ग्रोथ शुरू से ही काफ़ी अच्छी रही है, इतना कि हर साल उनका रेवेन्यू पिछले साल से काफ़ी अच्छा हुआ करता था।
और यूएस बैन के बाद भी वो 2020 में वर्ल्ड के नंबर 1 स्मार्टफोन ब्रांड जरूर थे, लेकिन फिर 2021 से थोड़ा डिक्लाइन भी देखने को मिला था। और इसके बाद भी सिर्फ 2 साल में ही काफी अच्छी रिकवरी भी हो गई थी, जिसमें 2024 के एंड तक ह्यूआवे चाइना का नंबर 1 स्मार्टफोन ब्रांड बन चुका था। और ये तो सिर्फ स्मार्टफोन्स की बात है। 2023 में टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट के मार्केट में ह्यूआवे 30% शेयर के साथ सबसे आगे था, जो उनके कॉम्पिटिटर्स नोकिया और एरिक्सन के शेयर्स को मिलाकर भी उनसे ज्यादा था। और 2020 से ह्यूआवे ग्लोबल यूपीएस मार्केट में भी नंबर 1 पोजीशन पर है, जिससे पावर सोल्यूशन टेक्नोलॉजीज में भी उनकी स्ट्रेंथ अच्छे से दिख जाती है। और इस सेक्टर में एफिशिएंसी और सस्टेनेबिलिटी के लिए इनके इनोवेशन पर भी बहुत फोकस किया जाता है। और इसी की वजह से डिजिटल पावर सेक्टर में ग्रीन एनर्जी सोल्यूशन और स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजीज में उनके कंट्रीब्यूशन के लिए उन्हें बहुत माना भी जाता है। और 2023 में ह्यूआवे क्लाउड वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस प्रोवाइडर भी बन गया था। और इतनी ग्रोथ के साथ ह्यूआवे अपने क्लाउड सर्विसेज, एआई और नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए R&D में इन्वेस्ट भी करते जा रहा है। और बहुत से ऐसे सोल्यूशंस भी बना लिए हैं जो कंज्यूमर लेवल और एंटरप्राइज लेवल पे बहुत लोगों के काम आ रहे हैं। अब अगर एंड्रॉइड भी गूगल का है, तो ह्यूआवे के कंज्यूमर डिवाइसेस में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? कई रूमर्स के हिसाब से ह्यूआवे को इस बैन का पहले से आइडिया था, इतना कि 2012 में ही एक सीक्रेट मीटिंग में एक नए ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप करने का डिसीजन लिया गया और तब से इस पर कंटिन्यूसली काम किया जा रहा था। पर ऐसे ह्यूआवे ने बनाया अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हार्मोनी ओएस। अब एंड्रॉइड एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी इसका सोर्स कोड सबके लिए अवेलेबल है और मैन्युफैक्चरर्स इसे कस्टमाइज कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक प्राइमरी ऐप डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, गूगल प्ले स्टोर, जिसमें एंड्रॉइड के बहुत सारे एप्लीकेशंस मिल जाते हैं। और जीएमएस की हेल्प से सभी एंड्रॉइड डिवाइसेस में कुछ प्री इंस्टॉल्ड गूगल ऐप्स मिल जाते हैं, जैसे जीमेल, यूट्यूब, मैप्स और कुछ ऐसी सर्विसेज भी जिनके बिना कुछ एप्लीकेशंस काम भी नहीं कर सकते हैं। अब ये सारी चीजें ह्यूआवे के डिवाइसेस में नहीं मिल सकती है, क्योंकि उनमें जीएमएस और प्ले स्टोर का डायरेक्ट सपोर्ट नहीं है। तो उनके लिए है हार्मोनी ओएस। ये एंड्रॉइड से थोड़ा अलग है, क्योंकि ये माइक्रो कर्नल आर्किटेक्चर पर चलता है, जिससे स्मार्टफोन्स के साथ साथ बाकी डिवाइसेस भी आपस में सीमलेसली कनेक्टेड रह सकते हैं। और हार्मोनी ओएस का मेन एम है प्रॉपर इकोसिस्टम बिल्ड करना, जैसे थोड़ा बहुत एप्पल के इकोसिस्टम में देखने को मिलता है। इसी इकोसिस्टम में स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स, टैबलेट्स, स्मार्ट वॉचेस और बाकी स्मार्ट डिवाइसेस के साथ साथ ऑटोमोटिव व्हीकल्स भी इंक्लूड हो सकते हैं। और जैसे एंड्रॉइड में प्ले स्टोर है, वैसे ही हार्मोनी ओएस में ऐप गैलरी है, जिसमें बहुत से ऐप्स मिल जाते हैं। ह्यूआवे इसके लिए काफी इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है, ताकि डेवलपर्स अपने ऐप्स को इस ओएस के लिए भी ऑप्टिमाइज करें और ऐप गैलरी में लेकर आ जाए। और हार्मोनी ओएस तक तो फिर भी थोड़े एंड्रॉइड ऐप्स का सपोर्ट मिल जाता था, लेकिन अब ह्यूआवे ने इसको अपग्रेड कर दिया है हार्मोनी ओएस नेक्स्ट में, जिसमें सिर्फ इनके नेटिव एप्लीकेशंस ही चल सकते हैं। इसकी हेल्प से ओवरऑल परफॉर्मेंस और सिक्योरिटी काफी इंप्रूव हो सकती है और कई डेवलपर्स अपने ऐप्स को इसके लिए ऑप्टिमाइज भी करते जा रहे हैं। और जैसा जीएमएस है, वैसे ही एचएमएस भी है, ह्यूआवे मोबाइल सर्विसेज। ह्यूआवे के ऐप गैलरी के साथ कुछ प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस और गूगल के जैसे कुछ सर्विसेज भी एचएमएस में मिल जाती है, जो ह्यूआवे के डिवाइसेस के लिए जरूरी है। और क्योंकि गूगल के ऐप्स आज के टाइम में बहुत जरूरी हैं, तो उसके लिए कुछ सैंडबॉक्स एप्लीकेशंस जैसे कि जी बॉक्स या फिर माइक्रो जी भी हैं, जिसके अंदर एक वर्चुअल एनवायरनमेंट में गूगल के एप्लीकेशंस को ह्यूआवे के डिवाइसेस में भी चला सकते हैं। अब ह्यूआवे उस बैन के बाद काफी अच्छे से रिकवर कर रहा है। ह्यूआवे ऑलरेडी 5G के कमर्शियल डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट में सबसे आगे है और अब 5.5G और 6G नेटवर्क्स के लिए भी काफी इन्वेस्ट करते जा रहा है। और साथ में AI पावर्ड 5G नेटवर्क्स और AI सेंट्रिक नेटवर्क सॉल्यूशंस पर भी काम कर रहा है, जिससे वो नए AI एप्लीकेशंस की डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए अपने ICT इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करना चाह रहा है। प्लस उनके स्मार्टफोन्स के बारे में तो सबको पता है, इस इंडस्ट्री में शायद सबसे ज्यादा इनोवेशन ह्यूआवे के डिवाइसेस में ही दिखते हैं। अब चाहे वो मेट सीरीज हो, जिसमें नॉर्मल बार फोन से लेकर सबसे यूनिक फोल्डेबल फोन्स मिल जाते हैं, या फिर प्योरा सीरीज हो, जिसकी परफॉर्मेंस और कैमरास टॉप क्लास हैं और क्लाउड सर्विसेज और AI बेस्ड सर्विसेज पर भी उनका काम अच्छे से चल रहा है। इनके अलावा भी कई प्रोजेक्ट्स हैं ह्यूआवे के पास, जैसे 0 बिट 0 वॉट वायरलेस सोल्यूशन, जिसमें नेटवर्क एक्सपीरियंस और एनर्जी कंजम्पशन में काफी अच्छा बैलेंस देखने को मिल जाता है। इंटेलिजेंट कैंपस 2030 है, जिसमें वाईफाई 7 यूज करके नेक्स्ट जनरेशन स्मार्ट कैंपस बनाना चाहते हैं। और ऐसे ही डिजिटल पावर में, ऑटोमोटिव्स में और फाउंडेशनल टेक्नोलॉजीज में भी काफी अच्छे से काम चल रहा है। प्लस फ्यूचर के लिए उनके पास 4 न्यू स्ट्रैटेजी, फाइनेंशियल इंडस्ट्री एम्पावरमेंट, ग्रीन डेवलपमेंट और डिजिटल इंक्लूजन के लिए भी कई प्रोजेक्ट्स हैं, जिनमें काफी इनोवेशन किया जा रहा है। तो ये थी ह्यूआवे की कहानी, कैसे सिर्फ $5,000 से शुरुआत हुई, कैसे टेक इंडस्ट्री में सबसे बड़े ब्रांड्स में से एक बने, और कैसे यूएस के ह्यूआवे बैन के बाद भी ये आज भी उतने ही अच्छे पोजीशन पर है। हाँ, ह्यूआवे से जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं वो जस्टिफाइड है, लेकिन वो प्रूवन नहीं है। और कई कंट्रीज में भले ही ये कंपनी बैंड है, लेकिन ऐसी बहुत सी कंट्रीज हैं जहाँ पे इसका बहुत अच्छा मार्केट है। इंडिया में ऑफकोर्स ह्यूआवे के बहुत से प्रोडक्ट्स नहीं मिलते हैं और टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी ह्यूआवे इंडिया में काम नहीं कर रहा है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को बनाने में हालत ख़राब हो गई है, तो उस एफर्ट के लिए ही इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करना।
मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।